आपको याद नहीं होगा तो याद दिलाता हूं कि हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। वो घोटाला तकरीबन 3,3200 सीटों का था। लेकिन उस घोटाले के चलते जब जांच हुई तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। एक तरह से कहें तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आरोप ही नहीं लगा, साबित हुआ। केंद्र की नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने यह बात साबित की कि ओबीसी को 3.86% रिजर्वेशन मिला, 27 की बजाय। शेड्यूल कास्ट का भी 4% लगभग आरक्षण कम मिला। लगभग 19,000 आरक्षित सीटों का घोटाला हुआ। पहले सरकार ने मना किया, फिर सरकार मान गई, 6800 सीटों की सूची जारी कर दी, फिर उन्हें नियुक्ति ही नहीं दिया। 650 दिन से और क्रमशः पिछले 6 साल से आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को कोर्ट से लाभ मिला। कोर्ट ने कहा कि ये घोटाला है, ये पूरी सूची रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करो। और आज जब मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूं तो फिर से वही विद्यार्थी, फिर से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के सामने आंदोलन पर बैठ गए हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट या और किसी कागजी कार्रवाई के बहाने फिर से कहीं देरी न कर दे, फिर से कोई रास्ता न ऐसा निकाल दे जिससे बाधा पैदा हो जाए। और जिनकी नौकरी जाने वाली है, जो सामान्य वर्ग में चयनित हो गए, उनका क्या होगा, कैसे उनका समायोजन होगा। और इस तरह का एक केओस मच गया। लेकिन चूंकि बात उत्तर प्रदेश की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और पेश है मेरे अपना एक टिप्पणी का कार्यक्रम। तो सवाल यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला, उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, सबसे विवादित, सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा अन्यायी यह शब्द बन चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। साल 2018 की बात थी जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 69,000 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आता है। कुछ दिनों बाद उनकी भर्ती हो जाती है और भर्ती के बाद बहुत सारे लोग सब इस बात से वाकिफ नहीं थे कि अंदर खाने घोटाला क्या हुआ। तो एक तरफ भर्ती के बाद तमाम लोगों को नौकरी ज्वाइन करा दी जाती है, सैलरी आने लगती है और वो लोग नौकरी करते हुए अपने सामान्य जीवन में नौकरी मिलने के बाद के आने वाले परिवर्तनों के साथ शामिल हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ आरोप लगता है कि इस पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण जो भारत के संविधान ने दिया है उसका घोटाला हुआ है, आरक्षण की लूट हुई है और आरक्षित सीटों को अनारक्षित करके सामान्य वर्ग से भर दिया गया। तकरीबन 34,000 सीटें ऐसी थी जिसे पहले सामान्य वर्ग से भर दिया गया और उसके बाद आरक्षित कोटे को लागू किया गया। आंकड़े जुटाने की बात अगर करें तो अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ जब आवाज उठानी चाहिए और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक की बात पहुंची तो आंकड़ा सुन करके आप चौंक जाएंगे। भारत के संविधान ने इंदिरा साहनी मामले के बाद इस देश की 52% ओबीसी जातियों को, जिनकी आबादी 1931 की जनगणना पर आधारित मंडल कमीशन कहता है 52% है,
उसके बाद तो जाति जनगणना हुई नहीं। 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला, यानी अपनी आबादी से आधा। और उनको अगर अनारक्षित कोटे में आप शामिल नहीं कराएंगे, उनकी कट ऑफ जो यूआर की कट ऑफ के अंदर आ रही है, अगर आप वहां ओबीसी को शामिल नहीं कराएंगे तो सबसे बड़ा अन्याय ओबीसी के साथ होगा, क्योंकि एससी और एसटी को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण मिला। बहरहाल आरक्षण ओबीसी को मिला 27% और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने चिट्ठी लिख करके कहा कि 3.86% आरक्षण ओबीसी को मिला और बाकी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लगभग 4% से भी कम रह गया। और सरकार ने शुरुआत में कहा कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, निष्पक्ष परीक्षा कराई गई है। बड़बोले भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं ने शुरुआत से ये बात कही कि ये झूठा आरोप विपक्ष लगा रहा है, जबकि जिस पिछड़े वर्ग आयोग को दर्जा प्राप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस पर बीजेपी पीठ थपथपाती है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, वह पिछड़ा वर्ग आयोग ये कहता रहा कि 3.86% आरक्षण मिला है, आरक्षण का घोटाला हुआ है, कार्रवाई हो। और उस पिछड़ा वर्ग आयोग की हैसियत समझिए, कोट अनकोट हैसियत, कि उसके चिट्ठी लिखने के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कुछ भी नहीं हुआ। सरकार नकारती रही कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। सिंगल बेंच में मामला जब नहीं बना, डबल बेंच में गया, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों यह फैसला दे दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला भ्रष्टाचारी है। और 2022 के चुनाव के ठीक पहले मजबूरी में केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे माना था। 6800 अभ्यर्थियों की अलग से एक सूची बनाई थी कि इन 6800 अभ्यर्थियों को हम ज्वाइन कराएंगे तो कोटा पूरा हो जाएगा। हालांकि इसमें भी विवाद है, जब कोटा 69,000 का है तो उस 69,000 के कोटे में आंदोलनकारियों का कहना है कि लगभग 19 से 20 हजार पदों का नुकसान हुआ है जो दलित और पिछड़े थे। और तमाम दलित पिछड़े मंत्री सरकार में शामिल रहे, अनुप्रिया पटेल से लेकर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद से लेकर खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 6800 लोगों की सूची मानने में चुनाव आया, तब ये माना उन्होंने, सरकार ने, कि हां घोटाला हुआ है। लेकिन घोटाला हुआ कुछ और था, सूची कुछ और बन गई। फिर भी 6800 जो अभ्यर्थी थे, सरकार ने मान लिया कि घोटाला हुआ, हम इन 6800 को फिर से ज्वाइन कराएंगे, अलग से सूची बनाई, चुनाव हुआ, चुनाव में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चुनावी मुद्दा बना। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया। विद्यार्थियों ने, 6700 की सूची के शामिल विद्यार्थियों ने सड़क पर लाठियां खाई, मुकदमे झेले, जेल गए। और इसके वजह से इतना बड़ा क्योस हुआ। 22 में फिर से सरकार बीजेपी की बनी, फिर से 6800 का सूची का कोई मतलब नहीं निकला। उस 6800 की सूची को ज्वाइन कराने के लिए 650 दिन आंदोलन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हुआ। क्या कमाल का उन आंदोलनकारियों का जज्बा था साहब। रात दिन खिचड़ी खाई है, हम उन जगहों पर गए, खाने को कभी नहीं हुआ करता था तो खुद से वो खिचड़ी बनाकर खाते थे। बारिश आई तो भीगते हुए पॉलिथीन लेकर खड़े रहे और रातें बिताई। लड़कियां, महिलाएं जितनी थी, उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में, जितनी विपरीत आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन किया। वो हर दिन एक योजना बनाते कि सरकार के किसी मंत्री के घर के सामने जाते और उनसे निवेदन करते कि हमारे लिए न्याय हो। मंत्री और सरकार में बैठे लोगों ने न्याय नहीं दिया, पुलिस ने लाठियां दी, बेरहमी से पीटे गए। उनकी आंसुओं से लबरेज तस्वीरें आज भी उत्तर प्रदेश की फिजाओं में घूम रही। जाने कितने गुजर गए, गोमती नगर से कूद गए विद्यार्थी, इसके अभ्यर्थी,
जिनमें से एक लापता हो गया। आज भी वो इंतजार है कि क्या उन जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, न्याय मिला क्या? भारत का संविधान लागू है क्या उत्तर प्रदेश में? इस भर्ती के लिहाज से अगर कहें तो उन्हें लाठियां मिली और बाद में जो नेतृत्व कर रहे थे, उन नेतृत्व करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया मुकदमा लगा करके। 2024 का चुनाव जब आया तो रोते हुए आचार संहिता लगने के बाद रोते हुए वो इको गार्डन से विदा हुए थे। उनके आंसुओं का सैलाब कभी किसी ने देखा नहीं। बहुत दबाव आता था तो बीच बीच में कुछ सरकारी ओबीसी और दलित नेता पूछते रहे, कह देते थे कि हाँ न्याय मिलना चाहिए। वो खुद उस सरकार में शामिल थे जिसने न्याय नहीं दिया। और उसके बाद यह दिन आया जब हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती के लिए एक सवाल उठा दिया कि नई सूची जारी करो। अब वही अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हुए हैं फिर से, और वो सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं कि जब से हाई कोर्ट का फैसला आया तो पहली बात दिल से कभी आपने कबूल किया कि वही भर्ती है जिसको आपने कहा था कि कोई आरक्षण का अनियमितता नहीं हुई है? क्या माफी मांगेंगे आप? अगर हाई कोर्ट के मान लिया डबल बेंच के फैसले ने कि आरक्षण में इसमें लागू नहीं हुआ है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कम्युनिटी के हजारों विद्यार्थियों का हक मारा गया, क्या गलती मानी सरकार ने? क्या बड़बोले उन नेताओं और मंत्रियों ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि अगर आपने मानी थी गलती तो 6800 लोगों को ज्वाइनिंग आज तक क्यों नहीं हुई थी? और जिनकी नौकरी मिल गई, जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, उसके बाद किसी ने लोन ले लिया, किसी ने कुछ शादी हो गई किसी की, घर परिवार आगे बढ़ गया, सरकार ने अब उसको मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि अगर सरकार पहले ये मान लेती 69,000 में ये घोटाला हुआ है और एक रास्ता सरकार कमेटी बनाकर ठोस रास्ता निकाल लेती, जितनी ऊर्जा इन आंदोलनकारियों को पिटवाने में लगाई गई, जितनी ऊर्जा इनके आंसुओं को बहाने में लगाई गई, उतनी ऊर्जा में, उससे कम ऊर्जा में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को न्यायप्रिय बनाया जा सकता था, ताकि एससी और ओबीसी को उनके हिस्से का कोटा मिल जाता और बाकी जिनको नौकरी मिल गई उनके साथ भी अन्याय नहीं होता। लेकिन सरकार को इस बात में दिलचस्पी कहां थी? सरकार के मंत्री उटपटांग बयान देते थे, और अब जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया है, तो अब वही विद्यार्थी सड़क पर बैठ करके एक सवाल पूछ रहे हैं कि पहले भी तो आपने 6800 की सूची निकाली थी, आपने ज्वाइन तक नहीं कराया, आप फिर से कागज पत्तर में कहीं इस पूरे मामले को उलझाने वाले तो नहीं है? क्या फिर से कागज पत्तर के बहाने आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले तो नहीं है? क्या फिर से आप इन हजारों परिवारों को अंधकार में डालकर किसी कागजी कार्रवाई में उलझाने वाले तो नहीं है? और वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं एक सवाल पूछने के हुए कि अब तक इतना दिन हो गया, एक ठोस कागज जारी हुआ क्या सरकार से जिसमें कोई रोड मैप होता, जिसमें ये बात लिखी होती कि इतने लोगों के साथ ये सूची बनेगी, इनके साथ न्याय होगा, और आरक्षण को कैसे आप फुलफिल करेंगे इसका कोई रोड मैप आपने जारी किया? एक बयान आया कि सरकार हाई लेवल की मीटिंग कर रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मीटिंग की है, और उसके बाद एक बयान, औपचारिक सा बयान कि हम समायोजन के लिए योजना बना रहे हैं। आज ये फिर से आंदोलन करने बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के शिकार हुए थे, आरक्षण घोटाले के शिकार हुए थे, वो भर्ती के लिए आंदोलन पर बैठे हैं कि आप ठोस कोई कागजी चीज हमारे हाथ में सामने रखिए, जिससे कि हमें यकीन हो कि आप फिर से 6800 की तरह हमें लाठियां खाने के लिए। वो लिस्ट जारी हो गई, बार बार इस चीज को क्लियर समझिए। सरकार ने 6800 की एक सूची जारी करी कि ये लोग अब शिक्षक भर जाएंगे, इनको ज्वाइनिंग करानी है, और आज तक ज्वाइनिंग नहीं कराई। तो क्या होगा इसके बाद? क्या फिर से ऐसा कोई शगुफा तो न छूट जाएगा और फिर से वो लोग आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं कि भैया ठोस चीज हमें चाहिए, कागज पर लिख करके, वरना आप फिर से किसी चीज में उलझा करके हमारा भविष्य अंधकार में डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी पा गए
किसी ने शादी विवाह कर ली होगी, कोई घर बनवाना शुरू कर दिया होगा, कोई छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया होगा, कोई माँ बाप कोई बीमार अगर होगा तो उसका बेहतर इलाज शुरू कर दिया होगा। आपने तो उसकी नौकरी को संकट में डाल दिया। अब कल को वो अगर आंदोलन करने बैठेंगे तो सरकार क्या करेगी? अभी तक सरकार ने बयान दिए हैं बस कि हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन वो रणनीति क्या होगी? इस सरकार पर क्या इस पूरे 69,000 शिक्षक मामले में आपको कोई भरोसा है? और ये बात अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उन्हें अभी कोई जुबानी भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, जितने भी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कम्युनिटी के सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग तो इसका स्वागत करने लगे। कितना अच्छा फैसला है। आरक्षण के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण के साथ भेदभाव होगा तो यह अन्याय होगा। और अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा जाएगा कि इतने बड़े घोटाले पर कानूनी कार्रवाई बनती है कि वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इतना बड़ा आरक्षण घोटाला किया बैठकर, वो कौन से अधिकारी थे जिनको पता था कि कैसे सूची बनानी है ताकि ओबीसी को 3.86% आरक्षण मिले। उन्हें कानून का डर था क्या? क्या सरकार की कोई मॉनिटरिंग हो रही थी इतने बड़े शिक्षक मामले में? मुख्यमंत्री का बयान आया है अभी अयोध्या में जाकर, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार नौकरी के लिए वसूली करती थी। आप अभी भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। आपने कितनी बड़ी वसूली कर ली? पिछली बार 2013 के आसपास जब आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लोक सेवा आयोग में झूठ फैलाया गया कि 86 में 56 एसडीएम, जिसे मुख्यमंत्री की भाषा में कहें तो 46 में 56 एसडीएम। आज तक सबूत नहीं दे पाई कि इतने यादव एसडीएम कहां हुए। सरकार आपकी है 7 साल से, एक कागज दिखा देते कि कितने यादव एसडीएम हुए थे, एक कागज। लेकिन पूरा आंदोलन इलाहाबाद में हुआ और आंदोलन के बाद पूरा सब कुछ नेस्तनाबूद कर देने पर आमादा वो भीड़, और जो 69,000 के लिए आंदोलन हुआ उनको नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार ने काम किया। बताइए आज 69,000 के ऊपर जितने आंदोलनकारी थे उनके ऊपर मुकदमे हैं कि नहीं है? सरकार इसका जवाब दे। आंदोलनकारियों पर मुकदमे हैं कि नहीं है? आंदोलनकारी अगर इतना अन्याय सहे तो उनके ऊपर लाठी चलाने वालों पर क्या कार्रवाई? 3.8% अगर आरक्षण ओबीसी को दिया तो कौन से अधिकारी ने दिया? एक अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? एक मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? एक कोई इसके लिए दोषी व्यक्ति कोई आज तक सरकार ने निर्णय हाई कोर्ट का आया, इतना दिन हो गया, एक कोई कदम उठाया क्या? ये है बीजेपी की आरक्षण को लेकर के मानसिकता। और सरकार ऐसे चलती है, खुलेआम आरक्षण की धज्जी उड़ा दो, कोई जवाबदेही नहीं। पिछली सरकार को कोसने पर लग जाते हैं ये बीजेपी के लोग। एक सवाल इसीलिए आरक्षण के समर्थक लोग कहते हैं कि आरक्षण को नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला जाए, कि जो भी आरक्षण के साथ छेड़खानी करे, हकमारी करे, एससी एसटी ओबीसी के साथ हकमारी करे, उसे कठोर सजा तो मिले। लेकिन सरकार को मजा आता है बेरोजगार बनाम बेरोजगार को लड़वा दो। कल तक 69,000 वाले आंदोलन कर रहे थे, अब जो सामान्य सीट वाले निकाले जाएंगे, कल अगर वो आंदोलन करने लगे तो सरकार को मजा है, अगली वैकेंसी तो गई। तो अब आगे 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। तमाम विद्यार्थी जो पेट की परीक्षा दे करके और टेट की परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ओवर एज होने पर आमादा है, कितनों के शादी विवाह नहीं हुए, कितनों के घरों में अंधकार है कि जिस एक शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने इतने दिनों से पढ़ाई की है, वो एलिजिबल होकर तैयार बैठे हैं कि वैकेंसी तो निकाल दो। बताओ 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आई? अगली वैकेंसी आनी थी और अगली वैकेंसी के लिए सरकार तैयारी करती, और वो पिछली वैकेंसी में ही बेरोजगार बनाम बेरोजगार को लड़ाते जाओ, मुकदमे पर मुकदमे कराते जाओ, और अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाओ तो और मजा है सरकार का। और जो घरों में बैठे हैं, विवाह नहीं हो पाया, घर में अंधकार है कि हमने जितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें कम से कम शिक्षक बनने के लिए काबिलियत का इम्तिहान तो ले लो। 1.5 लाख पद खाली हैं, लाख पद खाली हैं, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़े आते हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है, और 69,000 वैकेंसी में ये हाल है। ये विचार एक समाज को करना चाहिए कि सरकार का काम, सरकार इकबाल से चलती है, सरकार दोषियों पर कार्रवाई से चलती है, सरकार न्याय से चलती है, और अगर सरकार की मंशा ही उचित न हो तो ऐसी सरकार को, सड़कों को इतना गुलजार करना चाहिए कि सरकारों को मजबूर हो जाना पड़े।
कि ऐसी सरकार उन्हें क्यों चाहिए जो उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, जो संविधान के साथ खिलवाड़ करे और उलझाए रहे इस देश के कीमती उम्र वाले वो नौजवानों को जो कल शिक्षक बन करके अपने स्कूल में होते, स्कूल होता, स्कूल में विद्यार्थी होते, उन्हें एक अच्छा शिक्षक मिलता। ये पढ़े लिखे नौजवान जिन शिक्षक बन करके देश का भविष्य बनाना था, वो सड़कों पर आंसुओं बहाते हुए लखनऊ की गलियों में इतिहास दर्ज करने पर मजबूर होते। वो महिलाएं जो रोती हुई कड़ाके की ठंड में लाठियां पड़ी हैं, लू तपतपाती रही तब उनको ऊपर लाठियां पड़ी, और आज वो जीत गए हैं। लेकिन अब जिन्हें नौकरी मिल गई, कल को वो आंदोलन करने आएंगे। सरकार शायद ऐसा ही कुछ चाह रही है, और अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती, उसके बयान के मुताबिक अगर उसकी बात को सही माना जाए, तो सरकार को ठोस रोड मैप जिसकी मांग करते हुए आंदोलनकारी आज फिर लखनऊ की सड़कों पर बैठे हैं, तुरंत जारी करना चाहिए। उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। और आपसे अत्यधिक सवाल, असली गुनहगार कौन है? जहां से बात शुरू की थी, वहां से बात इसको जोड़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर देकर जाइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।